बोलें जरा। हाँ तो नमस्ते बच्चों, आज हम एमपी की 4th क्लास लेने जा रहे हैं और अभी 3 क्लास में हमने थोड़ा सा इतिहास देखा, हमने किस तरीके से अंग्रेजी समय व्यवस्था थी। फिर हमने केवल मध्य प्रदेश पे आए कि उन पार्टों में से मध्य प्रदेश में कौन कौन से पार्ट थे। तो पार्ट ए बी सी थे, ठीक है। तो ए का क्या नाम था वो देखा हमने, और ए में कितनी रियासतें कितने जिले बने, ये बी में देखा, ये सी में देखा, ठीक है ना। तो ये हम सब देख रहे हैं आज़ादी के समय की बात, ठीक है ना। अब हम ये देखते हैं कि आज़ादी के बाद देश में राज्यों को दोबारा से निर्माण, दोबारा से बनाने की बात उठ रही थी। मतलब कि राज्य पुनर्गठन की बात चल रही थी। गठन तो पहले से ही था, पुनर्गठन की बात चल रही थी कि पुनर्गठन करना है, लेकिन अब किस आधार पर और कैसे करना चाहिए इसे, ठीक है ना। तो लोगों के अलग अलग मत थे, ठीक है ना, कि किस आधार पर होना चाहिए। तो दो नाम तो चलते ही है, प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए कि भाषा के आधार पर होना चाहिए। हम और भी चीज़ देखते हैं कि और भी तो आधार हैं कि राज्यों का पुनर्गठन कर सकते हैं उनके आधार पे हम, जैसे कि हम राज्यों का पुनर्गठन हम भौगोलिक आधार पर भी तो कर सकते थे। भौगोलिक आधार पे भी हो सकता था। दूसरा, राज्यों का गठन हम धार्मिक आधार पर भी कर सकते थे, धार्मिक आधार पर भी हो सकता था। राज्यों का पुनर्गठन हम आर्थिक आधार पर भी कर सकते थे। राज्यों का गठन हम प्रशासनिक आधार पर भी कर सकते थे। राज्यों का गठन हम भाषा के आधार पर भी कर सकते थे। ये बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं ना राज्यों के पुनर्गठन के लिए। लेकिन हमने दो चीज़ों का सुन रखा है कि दो चीज़ें मेन बात ली गई थी, या तो प्रशासनिक या भाषा, ठीक है ना। तो बात है कि भौगोलिक आधार धार्मिक आर्थिक क्यों नहीं लिया गया। भौगोलिक को अकेले तो लिया नहीं गया, या तो प्रशासनिक में जोड़ा गया या भाषा में जोड़ा गया, अकेला क्यों नहीं गया। देखिए, भारत जो देश है हमारा, इसमें अगर भौगोलिक हिसाब से इसे देखें हम, तो पूरे भारत का भौगोलिक में कोई ज्यादा अंतर नहीं कि हर राज्य का भूगोल बिल्कुल अलग हो रहा है। अगर भौगोलिक आधार पर इसे हम बांटते तो केवल भारत में 4 से 5 या 6 राज्य बन के रह जाते, और इतने बड़े बड़े राज्य होते तो उनमें किस तरीके से हम विकास करते और किस तरीके से लोगों के पास सुविधाएं पहुंचाते, इसमें बड़ी दिक्कतें होती। इस कारण से अकेला भौगोलिक आधार हमने नहीं लिया कि भौगोलिक आधार पर बांटे। धार्मिक आधार पर, धार्मिक आधार पर बात तो हो ही नहीं सकती थी भारत में, क्योंकि एक बार धार्मिक आधार पर हमने भारत का गठन किया तो पता चला कि भारत का पुनर्गठन तो नहीं हुआ, लेकिन विभाजन हो गया उसके आधार पर, जिसमें पाकिस्तान बन गया। धार्मिक आधार पर ही बना। इस कारण से धार्मिक आधार पर तो सोच भी नहीं सकते हम। आर्थिक आधार पर सोचते, आर्थिक आधार पर भारत 2 भागों में बट के रह जाता। एक तरफ जो लोग ज़्यादा संसाधन वाले हैं वो हो जाते, और एक पास कम संसाधन वाले हो जाते। तो इस कारण से आर्थिक आधार पर नहीं लिया। अब हम 2 नाम सुनते हैं, या तो प्रशासनिक या भाषा के आधार पर। अब बात यह है कि इन पे सरकार ने चर्चा करने के लिए आयोग बनाए कि आप देखें भारत में जनता का रुझान देखें, समझें भारत को, उस आधार पे आप बताएं कि प्रशासनिक आधार पे करें कि भाषा के आधार पर करें। पर सरकार में बैठे लोगों का, ज़्यादा लोगों का मत प्रशासनिक आधार पे था। वो इसलिए मान रहे थे प्रशासनिक आधार, अंग्रेजों ने भी प्रशासनिक आधार पे ही भारत पे शासन किया, तो लंबे समय तक शासन करते रहे, तो उन्होंने कहा कि आगे शासन चल जाएगा। भाषा के आधार पर वो डर किस लिए रहते कि भाषा के आधार पर करने से एक ही भाषा के लोग एक जगह मिल जाएंगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो सरकार का विरोध कर दें या केंद्र का विरोध कर दें और अपने अपने लिए अलग अलग टुकड़ों की मांग करने लगे। तो इस कारण से भाषा के आधार पर डर रहे थे। भाई कुछ लोग तो मांग कर रहे थे कि भाषा के आधार पर, उनका अलग मत था। वो ये कह रहे थे कि जो जनतंत्र है, जैसे कि भारत में जनतंत्र है, इस जनतंत्र में प्रशासन जो है उसे लोगों के पास अगर जाना है तो उसे भाषा के आधार पर होना चाहिए। जनतंत्र में प्रशासन को अगर जनता के नज़दीक जाना है, जनता के पास में जाना है, जनता को समझाना है या जनता को पास में लाना चाहिए, तो प्रशासन जो होना चाहिए वो आम लोगों की भाषा में होना चाहिए। तो जिससे क्या है कि जनता प्रशासन को और प्रशासन जनता को समझेगी, तो देश का विकास और देश की योजनाएँ अच्छे से देश पे लागू या जनता पे लागू हो सकती है। तो देखते हैं कि सरकार ने क्या किया इसमें। तो सबसे पहले सरकार ने एक कमेटी बनाई जिसका नाम था श्याम कृष्ण धर आयोग, जिसे हम धर आयोग के नाम से भी जानते हैं, केवल अकेला इसे धर आयोग भी कह सकते हैं हम। धर आयोग, ये कमेटी बनी 1948 में। कब बनी?
1948 में एक कमेटी बनी। इस कमेटी को ये दिया गया था काम कि आप भारत में जाकर या भारत को समझकर ये बताएं कि किस तरीके से राज्यों का पुनर्गठन हो। तो इसने अपनी रिपोर्ट, धारा आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी 1949 में जो रिपोर्ट दी, इसमें जो राज्यों के गठन की बात कही, राज्य के पुनर्गठन की बात कही कि राज्यों का पुनर्गठन, राज्यों का जो पुनर्गठन हो वो प्रशासनिक आधार पर, प्रशासनिक, साथ में भौगोलिक भी जोड़ा इन्होंने कि इनके और संसाधन की दृष्टि से, ठीक है ना, प्रशासनिक, भौगोलिक और संसाधन की दृष्टि से राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, भारत की जनता ने इसका या इस आयोग की रिपोर्ट का विरोध कर दिया। इस आयोग की रिपोर्ट का विरोध किया। इस रिपोर्टों की, इसकी जो रिपोर्ट आई, धारा आयोग की जो रिपोर्ट आई, इसकी समीक्षा करने के लिए कांग्रेस ने अपने जयपुर अधिवेशन में एक जयपुर अधिवेशन किया कांग्रेस ने। उसमें एक 3 लोगों की कमेटी बनाई जिसे JVP कमेटी कहती है। धारा आयोग की जो सिफारिशें थी, धारा आयोग की जो सिफारिशें थी उनकी जांच करने के लिए एक कमेटी बनी। जिसका नाम था JVP कमेटी। कौन सी कमेटी बनी? JVP कमेटी बनी। ये जो JVP कमेटी थी, JVP कमेटी बनी कब? 1949 में। कि कांग्रेस के ये तीनों लोग जो आप देख रहे हैं, जे मतलब जवाहरलाल नेहरू, भी मतलब वल्लभ भाई पटेल, पी मतलब पट्टाभी सीतारामैया, ये तीनों लोग कांग्रेस के नेता थे। और ये जो कमेटी बनी, ये बनी थी कहाँ? जयपुर के अधिवेशन में। जयपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जयपुर अधिवेशन हुआ था। उसमें JVP कमेटी बनी थी। इसमें जो जे का मतलब होता है, देखिए, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। भी का मतलब होता है सरदार वल्लभ भाई पटेल, और पी का मतलब होता है पट्टाभी सीतारामैया। ये 3 लोग इसमें थे, ठीक है ना। जवाहरलाल नेहरू को तो आप जानते हैं, सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री भारत के, ठीक है ना। कौन? जवाहरलाल नेहरू, आप जानते हैं। और ये कांग्रेस के भी सबसे ज्यादा बार अध्यक्ष रह चुके हैं, ठीक है ना। आजादी के पहले कांग्रेस अध्यक्ष रहे हैं। ऐसे लिख लिया, कांग्रेस अध्यक्ष 2 तरीके से है, आजादी के पहले और आजादी के बाद। आजादी पहले ये 3 बार रह गए हैं। और आजादी के बाद 1951 से
1954 तक रह गए, ठीक है ना। तो सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले हैं, ठीक है ना। सबसे पहले 1929-30 में बने थे। सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले भी पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, ठीक है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए हम देखते हैं कि ये भी एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष रह गए, केवल एक बार कांग्रेस अध्यक्ष ये रह गए कहां पर, कराची अधिवेशन में, ठीक है। ये कब हुआ था, 1931 में। कब हुआ, 1931 में, ठीक है। एक और क्वेश्चन बनता है जो सरदार नाम पढ़ा है, वल्लभ भाई पटेल नाम, तो सरदार नाम किसने दिया इन्हें? तो सरदार नाम आप जानते हैं कि एक आंदोलन हुआ था। उस आंदोलन में जो समय महाराष्ट्र में या मुंबई में जो आंदोलन हुआ था, उस समय मुंबई में जो आंदोलन हुआ था, उस समय की वहां की बारडोली की महिलाएं जो थी, बारडोली की महिलाओं ने, बारडोली में किसान आंदोलन हुआ था, तो वहां पे नेतृत्व किया था वल्लभ भाई पटेल ने। और नेतृत्व करने के बाद वो आंदोलन सफल हुआ था, ठीक है। उस सफल आंदोलन में जो महिलाएं थी बारडोली, उन्होंने इन्हें सरदार की उपाधि दी, ठीक है ना। और आप जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल का रियासतों के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रहा है, महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं भारत को अखंड भारत बनाने में, ठीक है। एक और इन्होंने नारा दिया था, कर मत दो का नारा दिया था इन्होंने, ठीक है। पट्टाभी सीतारमैया जो थे, ये मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल रहे, ठीक है। मध्य प्रदेश बना था 56 में, 1957 तक ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं, ठीक है ना। मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है ना। तो ये थोड़ी सी जानकारी इनको आपको ध्यान में रखना। अब तो जेबीवी कमेटी जो बनी थी, इसमें धारा आयोग की जो सिफारिश थी उनकी जांच करने के लिए बनी थी। तो जेबीवी कमेटी ने जो बताया या जो अपना सुझाव दिया, जेबीवी कमेटी के अनुसार इन्होंने भी धर्म आयोग की रिपोर्ट को सही ठहराया। इन्होंने भी धर्म आयोग की जो रिपोर्ट बनी थी उसे सही बताया कि राज्यों की या जो सिफारिश दी थी उसे सही बता दिया किसने, जेबीवी कमेटी ने, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया जो थे, वो राज्यों का पुनर्गठन बिल्कुल ये मान के चलिए किसके आधार पर चाह रहे थे, प्रशासनिक आधार पर, ठीक है ना। लेकिन जनता जो मांग कर रही थी, ज्यादातर जनता में जो था वो भाषा के आधार पर मांग कर रही थी, जनता की भाषा के आधार पर होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसी के कारण भारत में और विरोध होने लगा इन रिपोर्टों का, और जनता मांग उठने लगी और ज्यादा तेज मांग हो जाएगी भाषा के आधार पर। और इसी के कारण मद्रास के कोटी रामुलु ने आमरण अनशन पर बैठ गए। और ये मांग, इनकी जो मांग थी आमरण अनशन किस कारण से बैठे थे, ये मांग कर रहे थे एक नए राज्य की भाषा के आधार पर, एक नए राज्य की मांग कर रहे थे जिसका नाम था आंध्र प्रदेश। कि भाषा के आधार पर कौन सा देश, कौन सा राज्य बने, कौन सा प्रदेश बने, भाषा के आधार पर। देखिए इसमें तो मद्रास के एक नेता थे, ठीक है ना, कोटी रामुलु, उन्होंने आमरण अनशन किया काय के लिए, एक नए राज्य की मांग करने के लिए जो भाषा के आधार पर होना चाहिए, तेलुगु भाषा के आधार पर होना चाहिए, जिसका नाम है क्या क्या मतलब नाम जो भी बनेगा, नाम आगे जो रखा गया वो आंध्र प्रदेश रखा गया था, लेकिन ये मद्रास का भाग था पहले। काय का भाग था ये, मद्रास का भाग था। मद्रास में जो तेलुगु भाषी लोग थे उन्हीं के में से एक नेता थे जिनका नाम था रामुलु। इन्होंने आमरण अनशन में रखे जब तक कि सरकार भाषा के आधार पर
हमारी मांग स्वीकार नहीं कर लेगी अगर नए राज्य बनाने की, तब तक ना अन्न जल कुछ नहीं खाएंगे। आमरण अनशन के लिए बैठ गए और सरकार प्रशासनिक आधार पर चाय देती। तो हुआ क्या कि 56 दिन के आवरण के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु हो जाती है। अब इनकी मृत्यु जो हो गई और सरकार ने इनकी मांग नहीं मानी, तो उस कारण से दक्षिण भारत में दंगे होने लगे और धीरे धीरे करके पूरे भारत में भी दंगे होने लगे और भाषा के आधार पर जो मांग थी वो और तेज हो गई और सरकार को इनके आगे या इनके आंदोलन के आगे झुकना पड़ा और तुरंत ही ये 1 अक्टूबर 1953 को, क्योंकि देश में उस समय दंगे होने लगे थे, विरोध होने लगा था सरकार का बहुत भयंकर तरीके से, इस कारण सरकार को तुरंत एक्शन लेना पड़ा और सरकार ने बिना आयोग गठित किए, बिना कुछ किए, सबसे पहले कि ये देश में शांति बन जाए, तो उसके लाने 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य, भारत का पहला राज्य बनाया जिसका नाम था आंध्र प्रदेश। क्या नाम था? आंध्र प्रदेश। इसको बनाया, ठीक है, काय के आधार पर? भाषा के आधार पर। जो राज्य बना पहला वो कौन सा बना? आंध्र प्रदेश। भाषा के कब बना, इसकी तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में बहुत बार पूछा भी गया है अपना कि भारत का पहला भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य कौन सा था? तो आंध्र प्रदेश हुआ। कब बना? 1 अक्टूबर 1953 को, ठीक है ना। उस समय इसकी राजधानी अलग हुआ करती थी आंध्र प्रदेश की। जो आंध्र प्रदेश था इसकी जो राजधानी थी, इसकी राजधानी तो कर्नूल थी। क्या थी? कर्नूल राजधानी थी। वर्तमान में राजधानी अमरावती। क्या थी? अमरावती। पहले कर्नूल थी, वर्तमान में कौन सी? अमरावती। अमरावती देखिए नया राज्य बना है, ठीक है। इसमें से आपको पता है कि आंध्र प्रदेश में से अलग होकर कौन सा राज्य बना है? तेलंगाना ही बना। तेलंगाना भी बना इसमें से, आंध्र प्रदेश में अलग। तो यहाँ से भी अपना एक क्वेश्चन बन सकता है कि तेलंगाना कब बना या कौन से नंबर का राज्य बना ये तेलंगाना। तो तेलंगाना जो राज्य है 29वां राज्य भारत का। कौन सा? 29वां राज्य, ठीक है ना। 29वां कब बना था ये? 2014 में बना। 2014 में बना, ठीक है। ये तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखना इसकी। 2014 में बना। अमरावती जो राजधानी बनी घोषित हुई, घोषणा तो पहले हुई थी लेकिन प्रशासनिक आधार पे जो अस्तित्व में आई वो कब आई थी? 2015 में। कब आई? 2015 में आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन बनी? अमरावती ने। पहले इन दोनों की एक ही राजधानी थी, जैसे तेलंगाना की राजधानी जो है क्या है? हैदराबाद, ठीक है ना। पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जब दोनों राज्य बने 2014 में, तो उनकी संयुक्त राजधानी थी हैदराबाद, ठीक है ना। बाद में आंध्र प्रदेश की राजधानी 2015 में कौन सी हुई? अमरावती। तेलंगाना भारत का कौन से नंबर के राज्य बना? 29वां राज्य बना। कब बना? 2014 में बना, ठीक है ना। तो ये देखिए क्या हुआ कि जो व्यक्ति थे मद्रास के, जो नेता थे, जो तेलुगु भाषा के एक नए राज्य की मांग कर रहे थे, वो को नाम था उनका क्या? रामुलु नाम था, जिनका 56 दिन के आमरण अनशन के बाद मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद देश में जो दंगे होने लगते हैं या जो विरोध होने लगता है उसे शांत करने के लिए उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वहाँ जाकर 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य बनाया, जिसका नाम था क्या? आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश की पहली राजधानी कौन सी थी? कर्नूल। वर्तमान में कौन सी? अमरावती, जो 2015 बनी। आंध्र प्रदेश एक नया राज्य बना है। वर्तमान में तेलंगाना, जो बना कब? 2014 में। भारत का 29वां राज्य, जिसकी राजधानी कौन सी है? हैदराबाद, ठीक है। इसके बनने के बाद देश में भाषा के आधार पर राज्यों की और मांग बढ़ गई। इस कारण से उस समय के जो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू है, उन्होंने एक आयोग बनाया
जिसका नाम था फजल अली आयोग। फजल अली आयोग ये बना 1953 में। 1953 में इस आयोग को बनाया। और इस आयोग को बनाने के पीछे मेन कारण था कि इसके द्वारा ये पता किया जाए कि भाषा के आधार पे जो राज्य बनेंगे तो उन्हें किस तरीके से उनकी व्यवस्था की जाए, किस तरीके से कौन सा भाषा कहाँ से कितना राज्य बने। उसके लाने एक आयोग बनाया गया, फजल अली आयोग, ठीक है ना। 22 दिसंबर 1953 को ये बना, ठीक है ना। इस आयोग में 2 सदस्य और थे, हृदयनाथ कुंजरू और एक थे KM। तो फजल अली आयोग बना 22 दिसंबर 1953 को। इस आयोग के जो अध्यक्ष कहलाए वो कौन कहलाए? फजल अली, ठीक है ना। ये कौन थे? ये न्यायाधीश थे। कहाँ थे? इलाहाबाद कोर्ट में। कहाँ? इलाहाबाद कोर्ट में, ठीक है ना। इसके 2 सदस्य हुए, एक हृदयनाथ कुंजरू और 2 का KM पर्रिकर। इसके कौन हुए? सदस्य हुए। इसने भारत को जाना कि किस आधार पे बनाएंगे हम, भाषा के आधार पे किस तरीके से बनेगा। तो इसने अपनी फिर रिपोर्ट प्रस्तुत करी और रिपोर्ट दी इसने कब? 29-30 दिसंबर 1955 को। देखिए कब बना था? 53 में। रिपोर्ट कब थी? 1955। कितना समय लग गया इसको अपनी रिपोर्ट बनाने में या भारत को जानने में, किस तरीके से भारत में राज्य बनेंगे। तो किस तरीके से काम कर रहा था आप समझिए, भारत को पूरी तरीके से जानकर। और इसने अपनी रिपोर्ट दी और रिपोर्ट में बताया किस आधार पर राज्य बनने चाहिए, ठीक है ना। इसी का जो नाम पड़ता है, जो हमने पढ़ा अभी, फजल अली आयोग, इसी का नाम पड़ता है क्या? राज्य पुनर्गठन आयोग। इसी को किस नाम से जानते हैं हम? राज्य पुनर्गठन आयोग के नाम से भी जानते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग के नाम से भी जानते हैं। या तो फजल अली आयोग 22 दिसंबर 1953 को बना, या राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना? 22 दिसंबर 1953 को बना। रिपोर्ट कब दी इसने? इन सब तारीख उनका ध्यान रखना पड़े। 29-30 दिसंबर 1955 को इसने अपनी रिपोर्ट दी। अब रिपोर्ट में क्या कहा है? 29-30 दिसंबर को अपनी रिपोर्ट दी, ठीक है ना। जिसके अध्यक्ष हुए कौन? फजल अली, जो न्यायाधीश थे इलाहाबाद कोर्ट में के। तो इसके साथ तो 3 सदस्यीय आयोग बना, ठीक है। इन 3 सदस्य आयोग ने क्या रिपोर्ट दी? अब देखते हैं इसमें रिपोर्ट में क्या बताया उन्होंने। रिपोर्ट में बताया कि राज्यों का जो पुनर्गठन होना है वो किस तरीके से? नंबर 1 हो प्रशासनिक आधार पर, प्रशासनिक आधार। ये तो दिया ही दिया, साथ में जो 2 पहली रिपोर्ट दी थी उनमें भी यही था, ठीक है। साथ में इन्होंने बताया भाषा के आधार पर, जो लोगों की मांग थी, जो भारत की जनता की मांग थी, उसे माना इन्होंने भाषा के आधार पर। लेकिन संस्कृति और लिपि के आधार पर, लिपि के आधार पर, ठीक है। तीसरा इसने दिया संसाधन के आधार पर या उपलब्धता के आधार पर। तो ये इन्होंने अपनी रिपोर्ट में 3 शर्तें मेन रखी। नंबर 1 प्रशासनिक आधार पर, कि वह प्रशासन तो होना ही होना है। साथ में भाषा के आधार पर, जिससे कि एक ही भाषा के लोग प्रशासन को अच्छे समझें और प्रशासन भी एक ही भाषा के लोगों को एक ही भाषा में समझ सकेगा। साथ में उनकी संस्कृति भी समान हो और लिपि भी समान हो। संसाधन के आधार पर भी कि संसाधन, जिससे कि वो जो क्षेत्र है वो अपना विकास कर सके, अपना खर्चा चला सके, अपने लोगों का विकास कर सके। इन 3 शर्तों के आधार पर इन
3 शर्तों के आधार पर रिपोर्ट में कहा गया कि इन 3 शर्तों के आधार पर जो भारत में राज्य बनेंगे उन राज्यों के इन्होंने 16 राज्य प्लस 3 केंद्र शासित प्रदेश बने और जो ब्रिटिश कालीन व्यवस्था थी पार्ट ए बी सी डी को समाप्त कर दें, या ऐसा कह सकते हैं पार्ट ए बी सी डी को समाप्त करके 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बने, ठीक है ना। लेकिन आप जानते हैं कि इसने अपनी रिपोर्ट में तो यही बात कही थी 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बने, लेकिन आप जानते हैं कि जब अस्तित्व में आए तो 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सामने आए, लेकिन रिपोर्ट में जो बात कही गई थी वो 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की बात कही गई थी। 3 केंद्र शासित प्रदेशों की बात कही गई थी कि जो भारत में ABCD को समाप्त करके 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बने। कितने प्रदेश बने? 3 केंद्र शासित प्रदेश बने। इसने अपनी रिपोर्ट दी। रिपोर्ट जो संसद में गई, संसद में मान्य हुई रिपोर्ट, और 7वां संविधान संशोधन हुआ। 7वें संविधान संशोधन के तहत इसकी सिफारिश को मान लिया गया, ठीक है, और राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 बना, ठीक है ना। देखिए ये मेन है, इसमें ये आपको याद रखना है। इसमें ये रिपोर्ट इसने दी, इसकी रिपोर्ट मान हुई। रिपोर्ट मान होने के बाद संसद में ये रिपोर्ट आई और संसद में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 बना। किस संविधान संशोधन के तहत? 7वां संविधान संशोधन, ठीक है ना। 7वें संविधान संशोधन हुआ और क्या बना? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 बना। यह राज्य पुनर्गठन अधिनियम कौन से संशोधन के तहत बना? 7वें संविधान संशोधन के तहत बना। कब बना? 1956 में बना। किस आधार पर बना? फजल अली आयोग, ठीक है, या राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 जो 1953 में बना था। रिपोर्ट 1956 में दी, इसके तहत संविधान संशोधन हुआ। 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956 में और राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना। और इस अधिनियम में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 बना और इस अधिनियम में जो बात कही गई, ठीक है ना, तो इसमें बात की गई 14 राज्य प्लस 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाने की बात भी गई। ये आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको बोला है रिपोर्ट में 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश की बात कही गई थी, और जो अधिनियम बना है, अधिनियम 7वें संविधान संशोधन के तहत जो अधिनियम बना उसमें कितने? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित, ठीक है, वो रिपोर्ट थी और ये अधिनियम बना है, एक्ट बना है, तो ये बात मंजूर होगी। उसने तो अपनी रिपोर्ट दी थी, रिपोर्ट की सारी बात मान ली गई, तो एक बात में संशोधन किया गया था, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाएंगे। अब आपसे एक क्वेश्चन है, इसका आपको आंसर देना है कल तक कि रिपोर्ट में केवल 14 ही की बात क्यों कही गई है कि 14 ही अकेले बनाए जाएंगे, ठीक है ना। 14 ही क्यों बनाए? ना 15 बने, ना 13 बने, बन भी सकते थे, ठीक है ना, और ज़्यादा भी बन सकते थे। तो केवल 14 ही राज्य की अकेली बात क्यों रहेगी कि 14 राज्य ही क्यों बनाए जाए, ठीक है ना। केंद्र शासित का मैं आपको बता देता हूँ कि केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाए जा रहे थे। टोटल मिला के 14-20 राज्य बना देते हम अकेले। केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाए गए? तो आप ऐसे समझे से कि ये संसाधनों की दृष्टि से पिछड़े हुए थे, ठीक है ना, इनके विकास के इनके पास संसाधन नहीं थे, ठीक है, तो डायरेक्ट मदद केंद्र इनको दे सके,
डायरेक्ट मदद केंद्र दे सके, इस कारण से इन्हें केंद्र के अधीन कर दिया गया, इसलिए इन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहा गया। राज्यों के पास अपने संसाधन थे और अपना खुद का विकास कर सकते थे, इस कारण से इन्हें डायरेक्ट राज्य घोषित कर दिया गया कि अपने आप में तुम हो, अपना विकास कर सकते हो, तो इन्हें डायरेक्ट राज्य बनाया गया, इन्हें केंद्र के अधीन रखा गया जिससे इनका विकास हो सके और वो साथ में इनका विकास हो जाए तो इन्हें फिर राज्य घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है ना, तो आगे करके कुछ राज्य केंद्र शासित प्रदेश राज्य भी बने हैं, तो उन्हें हम आगे देखेंगे। ठीक है ना, तो 14 राज्य और केंद्र है। तो आपका क्वेश्चन है कि भारत में केवल 14 ही राज्य क्यों बनाए गए उस समय, ऐसा क्या कारण था कि केवल 16 की रिपोर्ट में कहा गया था लेकिन 14 की बात आई? तो ये आपको कमेंट में आंसर देना है, बाकी इसका आंसर कल मैं दूंगा आपको। तो आज के लिए इतना ही। कल अब हम पूरा भारत को पढ़ लिया हमने, यहाँ से केवल हम मध्य प्रदेश बनाएंगे, किस चीज़ को लिया और किस चीज़ को नहीं लिया। ठीक है ना, राज्य पुनर्गठन मध्य प्रदेश जो बनेगा राज्य पुनर्गठन के द्वारा किस तरीके से बनेगा, तो यहाँ से हम देखेंगे। ठीक है ना, तो जैसे अब आज की क्लास में हमने जो पढ़ा, यहाँ से हमारी क्लास थी कि हम भारत में पुनर्गठन चाहते थे, किस आधार पर चाहते थे? भौगोलिक, धार्मिक, आर्थिक, प्रशासनिक, भाषा। भौगोलिक क्यों नहीं चाहते थे? क्योंकि भौगोलिक आधार पर करते तो भारत में 5-6 राज्य के लिए बन के रह जाते, बड़े बड़े राज्यों के विकास। धार्मिक आधार पे पुनर्गठन न होता, विभाजन होता, जैसे कि पाकिस्तान बना तो धर्म के आधार पर बात। आर्थिक आधार पर भी दो भागों में बढ़ जाता था, एक आर्थिक रूप से बेहतर वाले और आर्थिक रूप से पिछड़े वाले। प्रशासनिक और भाषा के आधार पर हमने अभियान देखा किस तरीके से इसका होना चाहिए। दूसरा हमने देखा कि इसकी जो रिपोर्ट आई, जो पहला आयोग बना पुनर्गठन के लिए, श्याम कृष्ण धरा आयोग बना, इसको बनाया गया कि आप देखें भारत में किस आधार पर या जनता का रुझान का है या किस तरीके से बेहतर होगा कि पुनर्गठन किया जाए राज्यों का। तो धरा आयोग कहलाया, इसका पूरा नाम है श्याम कृष्ण धरा आयोग। ठीक है, कब बना? 1948 में। रिपोर्ट कब दी? 1949 में। राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पर होना चाहिए? प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए, प्रशासनिक आधार, भौगोलिक आधार, संसाधन के आधार पर होना चाहिए। इसके बाद जनता ने इस आयोग की रिपोर्ट का विरोध किया, तो इस धरा आयोग की सिफारिशों की जांच करने के लिए एक और कमेटी बनी जिसका नाम था JVP कमेटी। इस पूरी कमेटी का नाम हुआ जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल का मतलब है पट्टाभी सीताराम भैया। ये बनी 1949 में। कॉमन जयपुर अधिवेशन में इसका निर्णय हुआ। कांग्रेस के 3 व्यक्ति थे, सरकार का चुने, तो ये केवल कांग्रेस ने बनाई थी रिपोर्ट की जांच करने के लिए। जवाहरलाल नेहरू के बारे में बताया मैंने, इनके बारे में बताया, और मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल जो रहे वो पट्टाभी सीताराम भैया रहे। ठीक है ना, इसके JVP कमेटी के अनुसार धरा आयोग की जो रिपोर्ट थी उसे सही मान लिया गया, तो इसके कारण देश में और ज्यादा विरोध हुआ। ठीक है, और इसी विरोध के कारण मद्रास के एक जो व्यक्ति हैं, इनका नाम है क्या? O.T. राममूर्ति। इन्होंने आमरण अनशन चालू कर दिया और एक नए राज्य की मांग करने लगे, तेलुगु राज्य की। कौन से राज्य की? तेलुगु भाषी लोगों की, तेलुगु भाषा के आधार पर एक नए राज्य की मांग करने लगे। आगे चल के जो आंध्र प्रदेश कहलाया है, ठीक है, लेकिन इनकी बात सुनी नहीं गई, तो आगे चल के 56 दिन के आमरण अनशन के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है और फिर देश में दंगे होने लगते हैं। दंगे को समाप्त करने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तुरंत ही घोषणा करते हैं 1 अक्टूबर 1953 को कि भाषा के आधार पर जो भारत का पहला राज्य बनेगा वो आंध्र प्रदेश बनेगा, और आंध्र प्रदेश अस्तित्व में आया। आंध्र प्रदेश की राजधानी कर्नूल, वर्तमान में अमरावती। कर्नूल के बाद आप जानते हैं हैदराबाद भी रह गई इसकी राजधानी, वर्तमान में तेलंगाना की है। ठीक है, और वर्तमान में इसकी अमरावती है जो 2015 में बनी। आंध्र प्रदेश का विघटन हुआ और तेलंगाना बना 2014 में, भारत का 29वां राज्य जिसकी राजधानी हैदराबाद है। ठीक है ना, इसके बाद एक और आयोग बना राज्यों की भाषा के आधार पर मांग उठने लगी, तो भाषा के आधार पर कैसे राज्य बनना चाहिए, तो उसके लाने एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया जिसका एक और नाम है फजल अली आयोग। ठीक है, ये बना 22 दिसंबर 1953 को, जिसके अध्यक्ष फजल अली, 2 सदस्य तैनात कुंजरू और KM पणिक्कर। ठीक है ना, फजल अली जो न्यायाधीश थे इलाहाबाद कोर्ट में, इसने रिपोर्ट दी अपनी 29 दिसंबर 1955 को। ठीक है ना, रिपोर्ट राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पर हो? प्रशासनिक आधार पर हो, दूसरे भाषा के आधार, लेकिन संस्कृति और लिपि के आधार हो। ठीक है ना, संसाधन के आधार पर दिया। इन 3 शर्तों के आधार पर इसने बताया कि पार्ट A, B, C खत्म हो जाना चाहिए, उनकी जगह पर 16 राज्य
और 3 केंद्र शासित बनने चाहिए। तो इसी के द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम अस्तित्व में आया 7वां संविधान संशोधन के द्वारा 1956 के द्वारा, और इस अधिनियम में बात कही गई 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाने की बात कही गई। आपका क्वेश्चन है कि 14 राज्य बनाने की बात क्यों कही गई थी, ये आपको कमेंट में आंसर देना है। अभी इसका आंसर मैं कल दूंगा आपको, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का कल करते हैं।